नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में जाना कौन थे जिम कॉर्बेट उर्फ कारपेट साहब। चलिए अब जानते हैं उनकी आगे की जीवनी। जिम कॉर्बेट कारपेट साहब कैसे बन गए। जिम कॉर्बेट को स्थानीय लोग कारपेट साहब के नाम से बुलाते थे। कुछ लोग तो इन्हें गोरा साधु भी कहते थे। अंग्रेजी लेखक मार्टिन बूथ ने जिम कॉर्बेट की जीवनी लिखी है। उन्होंने इस किताब का शीर्षक रखा कारपेट साहिब। अब आप समझ सकते हैं कि जिम कॉर्बेट इस नाम से कितने मशहूर रहे होंगे। ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, बल्कि इसके पीछे वजह थी। शेर सिंह नेगी कॉर्बेट के शिकार सहयोगी थे। वह तथा उनके अन्य साथी जिम कॉर्बेट को कारपेट साहब ही कहते थे। उनके द्वारा लिया जाने वाला ये नाम धीरे धीरे सब लोगों के लिए आम हो गया और इस तरह जिम कॉर्बेट हो गए कारपेट साहब। शेर सिंह नेगी कॉर्बेट के काफी करीब थे। तभी तो जब वह केन्या जाने लगे तो उन्होंने अपनी बंदूक भेंट स्वरूप शेर सिंह को दे दी। कॉर्बेट की दी हुई वह बंदूक आज भी उनकी याद के रूप में शेर सिंह के परिवार के पास है। कॉर्बेट जब मात्र 6 साल के थे तब इनके सिर से पिता का साया उठ गया। इनका बचपन कालाढूंगी के जंगल में तीर और गुलेल से शिकार करने का अभ्यास करते हुए बिता। पढ़ाई इन्होंने नैनीताल से की, लेकिन ज्यादा पढ़े नहीं क्योंकि किताबों से सर मारना पसंद नहीं था। यही कोई 18 से 19 साल की उम्र रही होगी जब कॉर्बेट पढ़ाई छोड़कर बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में फ्यूल इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हो गए। ज्यादातर लोगों के लिए कॉर्बेट एक शिकार और जंगल से जुड़े इंसान के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा रेलवे से भी जुड़ा हुआ है। वह 20 साल तक रेलवे से जुड़े रहे और इसी दौरान उनके अंदर हिंदुस्तान ने पूरी तरह से घर कर लिया। जिम कॉर्बेट की 6 किताबों में से एक किताब है माय इंडिया। इस किताब में उनके रेलवे जीवन से जुड़े कई किस्से हैं। यह किताब बताती है कि कॉर्बेट हिंदुस्तान और यहाँ के लोगों से कितनी मोहब्बत करते थे। बाद में वह फ्यूल इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर रेलवे ठेकेदारी के काम में आ गए थे और यहीं उनकी मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से हुई जिन्हें वह कभी भुला नहीं सके। शिकारी के रूप में मशहूर हुए जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट अपने समय के सबसे मशहूर शिकारियों में से थे। कहीं भी अगर कोई आदमखोर जानवर अपना प्रकोप दिखता तो वहां के लोग कॉर्बेट को चिट्ठी लिखकर उनसे मदद मांगते। चिट्ठी लिखने वालों को कॉर्बेट पर इतना भरोसा होता कि वो ये सोचकर निश्चिंत हो जाते कि कॉर्बेट जरूर आएंगे। होता भी ऐसा ही। कॉर्बेट के शिकार करने का तरीका भी तो अलग था। वह शौक के लिए शिकार नहीं करते थे। वह सिर्फ आदमखोर जानवरों का शिकार करते और शिकार से पहले इस बात की पुष्टि कर लेते कि जानवर सच में आदमखोर है या नहीं। कॉर्बेट ने 1907 से 1938 तक शिकार किया। इस बीच उन्होंने चंपावत बाघिन, चावगढ़ बाघिन, पनार चीता, रुद्रप्रयाग का आदमखोर चीता, मोहन आदमखोर चीता, ठक आदमखोर चीता और चूका बाघिन सहित 31 बाघ और चीतों का शिकार किया। इनके साथ कुछ विवाद भी जुड़े जब यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने बाघिन के साथ उसके निर्दोष बच्चों को भी मारा है। चाहे जो भी विवाद हो, लेकिन ये बात सच है कि कॉर्बेट ने कई लोगों को आदमखोर जानवरों के खौफ से आजाद कराया। उनके शिकार का यह उदाहरण हमेशा चर्चा में रहा। नेपाल सीमा पार कर एक बाघिन कुमाऊं में प्रवेश कर गई थी। नेपाल में इसने 234 लोगों को अपना शिकार बनाया था और कुमाऊं आने के बाद इसका शिकार हुए इंसानों की संख्या 436 हो गई थी। आखिरी शिकार जो इस बाघिन ने किया था वो एक 16 साल की लड़की थी। इस आदमखोर बाघिन को मारने के लिए कॉर्बेट को बुलाया गया। कॉर्बेट ने कुछ शर्तें रखीं, जैसे कि उन्होंने सबसे पहले उस बाघिन के ऊपर रखा इनाम हटाने को कहा। इसके अलावा अन्य सभी शिकारियों को जंगल से वापस बुलाने की मांग की। उनकी बातें मान ली गईं। इसके बाद कॉर्बेट 2-3 सहयोगियों के साथ उस आदमखोर बाघिन के शिकार पर निकल पड़े। कुछ महीनों के इंतजार के बाद एक रोज कॉर्बेट ने उस बाघिन को अपनी गोली के निशाने पर ले ही लिया और इसी के साथ उसका खेल खत्म कर दिया। कॉर्बेट के शिकार के ऐसे कई किस्से हैं,
जो उन्होंने अपनी किताब में दर्ज किए हैं। वह जहां पहुंच जाते थे वहां के लोग ये सोचकर निश्चिंत हो जाते कि अब तो आदमखोर जानवर का अंत आया समझो।